दोस्तों, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। अब तक हम लोगों ने लेबर लॉ में टॉपिक नंबर 2, टॉपिक नंबर 3, टॉपिक नंबर 4, टॉपिक नंबर 5 एंड टॉपिक नंबर 6 कवर कर लिया है, जहां से लगभग 100 to 110 मार्क्स का क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। अब इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8 कवर करने का। टॉपिक नंबर 7 है स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स, जबकि टॉपिक नंबर 8 है ले ऑफ, रिट्रीचमेंट एंड क्लोजर। इन दोनों टॉपिक से लगभग 50 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है और इस प्रकार से आपका टोटल 160 मार्क्स का क्वेश्चन एंड पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। हम लोग कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में टॉपिक नंबर 7 एंड टॉपिक नंबर 8 पूरा कवर किया जाए। हम लोग देखते हैं टॉपिक नंबर 7 का सिलेबस क्या है। टॉपिक नंबर 7 में हम लोग को स्ट्राइक एंड लॉकआउट पढ़ना है, जिसमें खास करके 3 डेफिनेशन पढ़ना है। फर्स्ट, स्ट्राइक दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2Q, देन लॉकआउट गिवन अंडर सेक्शन 2L एंड देन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2N। इसके अलावा हम लोग देखेंगे लीगल स्ट्राइक और इलीगल स्ट्राइक क्या होता है, उसके संबंध में हम लोग देखेंगे सेक्शन 10(3), सेक्शन 10 कैपिटल A 3A, सेक्शन 22, 23, 24, 25, 26, 27 एंड 28। और यहाँ हमारा समाप्त हो जाएगा स्ट्राइक, और इस प्रकार से हमारा स्ट्राइक एंड लॉकआउट समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं डेफिनेशन पे स्ट्राइक के, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2Q। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2Q, स्ट्राइक मीन्स a cessation of work by a body of person implied in any industry acting in combination or concerted refusal or refusal under a common understanding of any number of person who have so been implied to continue to work or to accept employment। ये है दिया हुआ अंडर सेक्शन 2Q। अब देखते हैं इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या होता है स्ट्राइक का, कि किसे स्ट्राइक कहेंगे और उसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है। एज पर द डेफिनेशन ऑफ द स्ट्राइक, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इसमें 5 होता है। फर्स्ट, देयर शुड बी अ इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री नहीं होगा तो कोई स्ट्राइक नहीं होगा। सेकेंड, सेसेशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल टू डू वर्क, कि जो भी वहां पर वर्कमैन है, एम्प्लॉय है, वो काम करने से मना कर दे रहे हैं। बाय एम्प्लॉयज इन अ बॉडी और अ कॉम्बिनेशन, तो ये स्ट्राइक जब भी होगा दैट इज इन अ बॉडी और कॉम्बिनेशन, या तो यूनियन होगा या इनका एसोसिएशन होगा या फेडरेशन ऑफ यूनियंस होगा। देन कंसर्टेड रिफ्यूजल, जो इनका रिफ्यूजल होगा वो एक साथ होगा। द रिलेशनशिप ऑफ द एम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें बात की जाती है कि इसमें बेसिकली जो स्ट्राइक होता है वो एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है। तो ये 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है कि फर्स्ट, इंडस्ट्री होना चाहिए, सेकंड, सेसेशन ऑफ वर्क होना चाहिए, थर्ड, जो भी सेसेशन होगा एम्प्लॉय के द्वारा दैट इज इन अ बॉडी और कॉम्बिनेशन, फोर्थ, कंसर्टेड रिफ्यूजल रहेगा, एंड फिफ्थ, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयमेंट मीन्स ये लोग वहां एम्प्लॉय होंगे। तो ये था इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स। अब सबसे बड़ी बात ये है कि स्ट्राइक का मतलब एज पर डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, स्ट्राइक मस्ट बी विद इन द मीनिंग ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत जो मीनिंग स्ट्राइक का है, स्ट्राइक वही होगा। प्लस इसमें जो सेसेशन की बात की गई है, ये कहीं भी बात नहीं की गई है कि सेसेशन ऑफ वर्क जो होगा उसका ड्यूरेशन क्या होगा। So in this case duration is immaterial, might be a day, hour और हो सकता है months और years. So that depends, इसी कारण cessation का कोई ड्यूरेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। अब सपोज cessation का मतलब कहीं भी ये नहीं होता है कि आप अपने काम से एब्सेंट हो जाएं। अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं दैट इज नॉट अंडर स्ट्राइक, उसके लिए अलग डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है। तो ये था स्ट्राइक के बारे में। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लॉकआउट, जो कि स्ट्राइक का अपोजिट है, बिकॉज स्ट्राइक एम्प्लॉय के द्वारा किया जाता है और लॉकआउट एम्प्लॉयर्स के द्वारा किया जाता है। एज पर सेक्शन 2L, लॉकआउट मीन्स द टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सस्पेंशन ऑफ वर्क और रिफ्यूजल बाय एम्प्लॉयर, बिकॉज लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा होता है टू कंटिन्यू टू एम्प्लॉय एनी नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड बाय हिम। तो लॉकआउट जो होता है वो एम्प्लॉयर के द्वारा होता है और ये टेम्परेरी नेचर का होता है एज पर द डेफिनेशन, जिसमें सस्पेंशन ऑफ वर्क हो सकता है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को रिफ्यूज कर सकता है काम करने से, एंड इट डजंट मैटर कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज को वो रिफ्यूज करता है काम करने के लिए। तो हम लोग देखते हैं इसमें एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। एज पर सेक्शन 2L, देयर आर 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ लॉकआउट। फर्स्ट, टेम्परेरी क्लोजिंग ऑफ वर्क आपका होगा। सेकेंड, सस्पेंशन ऑफ वर्क होगा। थर्ड, रिफ्यूजल ऑफ वर्क होगा, वो भी एम्प्लॉयर के द्वारा, एंड ये रिफ्यूजल, सस्पेंशन या टेम्पररी क्लोजिंग जो होगा दैट कैन बी फॉर एनी नंबर ऑफ पर्सन्स। ये इसका एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है। तो लॉकआउट एम्प्लॉयर्स के पास हथियार है एम्प्लॉय के खिलाफ, जबकि स्ट्राइक जो है वो एम्प्लॉयर के खिलाफ हथियार है एम्प्लॉय के पास। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट डेफिनेशन पे, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2N,
पब्लिक यूटिलिटी। सेक्शन 2N में पब्लिक यूटिलिटी का डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है, बल्कि लिस्ट दिया हुआ है क्या क्या पब्लिक यूटिलिटी में आएगा। ऐसे पब्लिक यूटिलिटी का मतलब हुआ एनी यूटिलिटी और एनी सर्विस ऑफ पब्लिक कंसर्न। तो इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल है रेलवे का हो गया, पोस्टल का हो गया, टेलीग्राफ हो गया, टेलीफोन सर्विस हो गया, पावर सर्विस हो गया, ये सारा का सारा पब्लिक यूटिलिटी में आता है। तो ये बताता है सेक्शन 2N। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे स्ट्राइक के बारे में कि स्ट्राइक कितने तरीके का होता है और उसका मीनिंग क्या है। स्ट्राइक को बेसिकली हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट दैट इज जनरल स्ट्राइक, सेकेंड गो स्लो, थर्ड अदर स्ट्राइक। इसमें से हमारे एग्जाम के लिए कुछ ही स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है कि स्ट्राइक को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज लीगल स्ट्राइक एंड सेकेंड इज इलीगल स्ट्राइक। लीगल स्ट्राइक भी 2 तरीके का हो सकता है, जस्टिफाइड स्ट्राइक, अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। इलीगल स्ट्राइक भी 2 तरीके का हो सकता है, दैट इज जस्टिफाइड स्ट्राइक एंड अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। इसका मतलब एक स्ट्राइक लीगल जस्टिफाइड, लीगल अनजस्टिफाइड, इलीगल जस्टिफाइड, इलीगल अनजस्टिफाइड, इस कॉम्बिनेशन में हो सकता है। अब हम लोग बात करते हैं जनरल टाइप ऑफ स्ट्राइक के बारे में, जिसमें मेनली हम लोग 3 कैटेगरी के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट दैट इज जनरल स्ट्राइक। जनरल स्ट्राइक का मतलब आपको ये हुआ कि वर्कमैन एक कॉमन कॉज के लिए ज्वाइन करता है और एक्चुअली में दे आर डिप्राइविंग लेबर नीड टू द एम्प्लॉयर। और ये लोग जो स्ट्राइक करते हैं दैट इज फॉर अ कॉमन एक्शन फॉर अ कॉमन कॉज एंड टू सिक्योर इम्प्रूवमेंट। और इम्प्रूवमेंट किस चीज में? बेसिक पे में कर सकते हैं, बोनस के लिए कर सकते हैं या फिर लीव के लिए कर सकते हैं। इन तीनों में से किसी भी चीज के लिए जो स्ट्राइक करते हैं ये आपका इनका जनरल स्ट्राइक होता है। जनरल स्ट्राइक कई एक तरह का होता है, बट इसमें से बेसिकली हम लोग 3 टाइप्स का डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक जो होता है बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है। जस्ट लाइक आपने बजट सेशन में देखा होगा, टोकन कट होता है कि एक मिनिमल अमाउंट काटा जाता है सिर्फ ये गेस्चर शो करने के लिए कि बजट से कुछ अमाउंट हम लोग काट रहे हैं। द सेम वे यहाँ जनरल स्ट्राइक में टोकन स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि फॉर अ फ्यू आवर्स स्ट्राइक आपको करते हैं एंड दिस इज टू शो सोलिडेरिटी टू दोज पर्सन हु आर पार्टिसिपेटिंग इन स्ट्राइक, कि हम आपके साथ हैं। तो ये सोलिडेरिटी और कोऑपरेशन को दिखाता है, प्लस मैनेजमेंट को ये बताता है कि स्ट्राइक होने वाला है और स्ट्राइक हो सकता है, इसका इंडिकेशन देता है, दैट इज टोकन स्ट्राइक। हड़ताल आप जानते ही हैं, बंद आप जानते ही हैं। अदर स्ट्राइक 2 तरीके का हो सकता है। फर्स्ट इनसाइड प्रीमाइस एंड अदर आउटसाइड प्रीमाइस। जो इनसाइड प्रीमाइस है इसमें क्या होता है कि वर्कर वर्क प्लेस पे जाता है, वहां रिपोर्ट करता है, प्रीमाइस भी ऑक्यूपाई करता है, लेकिन काम करने से मना कर देता है। इस प्रकार से वो 2 तरह का नुकसान पहुंचाता है अपने एम्प्लॉयर को। फर्स्ट, एम्प्लॉयर किसी भी लेबर को हायर नहीं कर सकता है बिकॉज ये लोग कैंपस के अंदर ही रहते हैं। एंड सेकेंड, एम्प्लॉयर का जो बिजनेस होता है वो हैम्पर होता है। अब इसमें आता है फर्स्ट स्टे इन स्ट्राइक। खास करके इसमें पार्टिसिपेट वो लोग करते हैं जो डिसमिस वर्कर होते हैं। वो प्रीमाइस के अंदर जाते हैं, जाने के बाद ऑक्यूपाई भी करते हैं स्पेस और रिफ्यूज कर देते हैं काम करने से। इस तरह का स्ट्राइक एक तरीके से ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल ट्रेसपास के अंतर्गत आता है। और इससे रिलेटेड एक केस भी है, दैट इज मैसूर मशीन मैन्युफैक्चरिंग वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1966 का केस है, जिसमें कि ऐसे वर्कर्स के ऊपर ट्रेसपास का केस लगता है, क्रिमिनल ट्रेसपास का केस। सेकेंड आता है सिट डाउन स्ट्राइक। इसमें क्या होता है कि फैक्ट्री वर्कर्स पार्टिसिपेट करते हैं, वो प्रीमाइस के अंदर जाते हैं और काम करने से मना कर देते हैं। थर्ड आता है टूल डाउन स्ट्राइक। इसमें खास करके लेबर आपको होते हैं जो अपने टूल्स के साथ प्रीमाइस के अंदर तो एंटर करते हैं, लेकिन काम करने से मना कर देते हैं। एक तरीके से अपने टूल्स को वो डाउन कर देते हैं, रख देते हैं, जिसके कारण ये टूल डाउन स्ट्राइक कहलाता है। और इसे ही हम लोग ब्लू कॉलर स्ट्राइक भी कहते हैं। फोर्थ इज पेन डाउन स्ट्राइक। पेन डाउन स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि इसमें एम्प्लॉइज प्रीमाइस में एंटर करता है, करने के बाद अपना जगह ऑक्यूपाई करता है, देन उसके बाद पेन उठाने से वो मना कर देते हैं। और पेन उठाने से मना करने का मतलब है कि एक तरह से सिंबल कि हम काम नहीं करेंगे। अब अगर ये लोग पीसफुली इस स्ट्राइक को कंटिन्यू करते हैं तो वो स्ट्राइक की कैटेगरी में आता है। अगर इन लोगों ने किसी भी तरीके का इलीगल मीन्स अपनाया या झगड़ा होता है किसी भी तरीके का, तो उस कंडीशन में ये पेन डाउन स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक में कन्वर्ट हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में अगर एम्प्लॉयर चाहे तो इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है और रीइंस्टेट करने से मना कर सकता है। ना हम लोग चलते हैं गो स्लो स्ट्राइक में। गो स्लो स्ट्राइक में क्या होता है, जो वर्कर्स होते हैं वो अपने प्रीमाइस में जाते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन जहां पहले वो लोग 2 घंटे में सपोज 10 फाइल्स पढ़ लिया करते थे, 10 फाइल्स निपटा दिया करते थे, अब वहां 2 घंटे में वो 1 फाइल निपटाएंगे। मतलब वो अपने काम करने का टेम्पो और पेस जो है वो डाउन कर देते हैं। इसी कारण ये कहलाता है गो स्लो स्ट्राइक। इससे क्या होता है कि एक तरीके से ये इम्प्लाई तो रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ
ये लोग अपने एम्प्लॉयर को नुकसान पहुंचाते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है। तो ये होता है गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक को एक तरीके से स्ट्राइक की कैटेगरी में नहीं माना जाता है एज पर द डेफिनेशन ऑफ 2Q, बिकॉज इसमें सेसेशन ऑफ वर्क नहीं है, काम तो कर रहे हैं बट उनका टेम्पो जो है वो कम है और यहाँ पर इन्हें फुल वेजेज मिलता है। तो गो स्लो स्ट्राइक का मतलब आप समझ चुके होंगे कि जाते हैं, काम करते हैं, काम करने का पेस और टेम्पो जो है कम होता है, जिसकी वजह से इन्हें सैलरी पूरी मिलती है, लेकिन नुकसान जो होता है वो एम्प्लॉयर को होता है नुकसान। एंड इट इज़ नॉट अंडर द डेफिनेशन ऑफ 2Q, बट इसे माना जाता है गो स्लो स्ट्राइक। उसका एक तरह का स्ट्राइक होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सिंपैथेटिक स्ट्राइक। सिंपैथेटिक स्ट्राइक में क्या होता है कि एक तरीके से सिंपैथेटिक गेस्चर में पर्सन जाते हैं और जाने के बाद अपना मोरल सपोर्ट दिखाने के लिए वो काम करने से मना कर देते हैं या वो काम नहीं करते हैं, या फिर सिंपैथी शो करने के लिए वो अपने वर्क प्लेस पे काम करने के लिए नहीं जाते हैं और वो स्ट्राइक में भी पार्टिसिपेट नहीं लेते हैं। तो ऐसे स्ट्राइक को कहा जाता है सिंपैथेटिक स्ट्राइक। ये एक्चुअली में स्ट्राइक के डेफिनेशन के अंतर्गत नहीं आता है, दैट इज गिवन अंडर 2Q। ये अनजस्टिफाइड होता है और अगर मैनेजमेंट चाहे तो सिंपैथेटिक स्ट्राइक के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकती है। देन उसके बाद हम लोग आते हैं अदर स्ट्राइक में हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक आप जानते ही हैं कि हंगर स्ट्राइक का मतलब है भूखे रह करके आपको स्ट्राइक करना। अब अगर सपोज मान लीजिए ये वर्कर्स वर्क प्लेस पे जाकर के हंगर स्ट्राइक करते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर आप भूखे रहते हैं तो ये कहीं से भी इलीगल नहीं है। अनटिल अनलेस आपके जान पर बात आ जाए तब तक ये इलीगल नहीं है। अब सपोज ऐसा होता है कि ये सारे पर्सन उठ करके जाते हैं और एमडी के घर के पास जा करके स्ट्राइक करने लगते हैं, हंगर स्ट्राइक करने लग जाते हैं। उस कंडीशन में क्या होता है कि एमडी अपने घर से बाहर निकल नहीं पाता है, जिससे कि वर्क प्लेस पे जा नहीं पाता है, वर्क असाइन कर नहीं पाता है और इस तरीके से प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है। तब कहीं ना कहीं उस कंडीशन में ये हंगर स्ट्राइक स्ट्राइक के कैटेगरी में आ जाता है। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं वर्क टू रूल स्ट्राइक। वर्क टू रूल स्ट्राइक का मतलब ये होता है कि जब भी आप किसी वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ के रूल के हिसाब से चलना होता है, बट स्ट्रिक्टली रूल फॉलो नहीं किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एज पर बार एसोसिएशन 70% अटेंडेंस मैंडेटरी है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनका 70% अटेंडेंस नहीं होगा, उसके बावजूद वो लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे। अब अगर स्ट्रिक्टली अगर रूल फॉलो किया जाता तो शायद बहुत सारे बच्चे डिबार्ड हो जाते इसमें से, इस एग्ज़ाम से। तो अब वर्क टू रूल स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि वर्क प्लेस पे उस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज़ के अंदर थोड़ी सी एजिटेशन होती है और वो भी इस बात को रिटालिएट करने के चक्कर में अपना काम स्लो कर देते हैं। ऑल्दो वो लोग अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनके काम का पेस स्लो हो चुका होता है। कहीं ना कहीं इससे प्रोडक्टिविटी हैम्पर होता है और सिर्फ प्रोडक्टिविटी ही नहीं बल्कि जो मैनेजमेंट है उन्हें आगे रिपोर्ट देना होता है जब आपका काम गड़बड़ होता है, जिससे पब्लिक को ओवरऑल इनकन्वीनियंस होता है और एम्बैरेसमेंट होता है मैनेजमेंट के लिए। तो ये होता है वर्क टू रूल स्ट्राइक। इस स्ट्राइक में एक और आता है, दैट इज घेराव। घेराव को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सराउंडिंग, कन्फाइन, सीज। घेराव कभी भी स्ट्राइक के अंतर्गत नहीं आता है। एक तरीके से ये क्रिमिनल ऑफेंस है, बिकॉज आप किसी के बॉडी को जबरदस्ती कहीं कंटेन किए हुए हैं, तो ये एक तरह से क्रिमिनल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। तो घेराव को स्ट्राइक में नहीं माना जाता है। एग्जामिनेशन पर्पज से आपके लिए गो स्लो स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, वर्क टू रूल स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है, ये दोनों स्ट्राइक इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं स्ट्राइक के अपने दूसरे टाइप पे, दैट इज लीगल एंड इलीगल स्ट्राइक पे। स्ट्राइक दो तरीके का होता है, फर्स्ट लीगल स्ट्राइक एंड सेकेंड इलीगल स्ट्राइक। लीगल या इलीगल स्ट्राइक के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको ये बता दूं, कहीं भी पूरे बेयर एक्ट में लीगल स्ट्राइक क्या होता है ये डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इलीगल स्ट्राइक क्या होता है वो डिफाइन किया गया है और उसी के बेस पर हम लोग बोलेंगे कि जो स्ट्राइक इलीगल नहीं है वो लीगल हो जाएगा। लाइक आपका दिया हुआ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 3, सेक्शन 10A सबसेक्शन 3A, सेक्शन 22 एंड सेक्शन 23। अगर इसको कोई भी स्ट्राइक कंट्रावीन करता है, और इन सब के बारे में सेक्शन 24 में दिया हुआ है, अगर कोई भी स्ट्राइक इसे कंट्रावीन करता है तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा, और अगर वो कंट्रावीन इसे नहीं करता है तो वो सारा का सारा लीगल स्ट्राइक होगा। अब आते हैं बात करते हैं इसमें जस्टिफाइड और अनजस्टिफाइड स्ट्राइक क्या है। अनजस्टिफाइड का मतलब साफ साफ ये है कि जो एज पर द लॉ नहीं है, इलीगल है, वायलेंस जहां पर है,
जो अनरीजनेबल है, जहां परवर्स बातें हो रही है और जो सबेटाज करे चीज़ों को, वो कहलाता है अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। जबकि जस्टिफाइड स्ट्राइक का मतलब ये हो गया इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने के लिए जो स्ट्राइक किया जा रहा है, जो कि हम इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो स्ट्राइक किया जा रहा है वो जस्टिफाइड है। जो हम लोगों ने वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में देखा था एज पर द प्रियम्बल कि इकोनॉमिक जस्टिस के लिए जो स्ट्राइक किया जा रहा है वो सारा का सारा जस्टिफाइड स्ट्राइक है। लाइक अगर वेज की बात की जा रही है, डीए की बात की जा रही है, बोनस, लोन, हॉलीडे, इन सब के बारे में अगर बात की जा रही है और तब स्ट्राइक अगर किया जा रहा है तो वो जस्टिफाइड होगा। अदरवाइज अगर वो परवर्स है, अनरीजनेबल है, उसमें अगर वायलेंस होता है, सबटाज अगर होता है, तो वो स्ट्राइक अनजस्टिफाइड होगा। इसका मतलब अगर सपोज मान लीजिए कोई स्ट्राइक जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, ऑब्वियस सी बात है वो लीगल हो जाएगा। लेकिन अगर उस स्ट्राइक में किसी भी तरीके का वायलेंस होता है, किसी भी तरह का अनरीजनेबल डिमांड होता है, तो वो अनजस्टिफाइड स्ट्राइक कहलाएगा। लेकिन अगर वो स्ट्राइक वेजेस, डीए, बोनस या इस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो जस्टिफाइड कहलाएगा। इस तरीके से वो कहलाएगा लीगल जस्टिफाइड स्ट्राइक। और अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो कहलाएगा लीगल अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। द सेम वे इलीगल स्ट्राइक अनजस्टिफाइड भी हो सकता है और जस्टिफाइड भी हो सकता है। इलीगल स्ट्राइक का मतलब ये हो गया कि जो प्रावधान आपका दिया गया है इन सारे एक्ट में, उसे आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, इस वजह से वो इलीगल हो जाता है। और जब वो इलीगल हो गया लेकिन आपका जो डिमांड है वो रीजनेबल डिमांड है, आप वेजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन जो टेक्निकलिटीज दी गई है सेक्शन 10 में या सेक्शन 22 में, सेक्शन 23 में, आप उस टेक्निकलिटी को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से आपका स्ट्राइक इलीगल हो जाता है। और डिमांड अगर आपका रीजनेबल है तो वो कहलाएगा इलीगल जस्टिफाइड स्ट्राइक। जबकि अगर मान लीजिए इन टेक्निकलिटीज को आप पूरा नहीं करते हैं, उसके अलावा उस स्ट्राइक में वायलेंस होता है या किसी भी तरह का ऐसी चीज होती है जो यहाँ मेंशन है, तो उस कंडीशन में वो कहलाएगा इलीगल अनजस्टिफाइड स्ट्राइक। तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि स्ट्राइक इलीगल अनजस्टिफाइड भी हो सकता है और लीगल जस्टिफाइड भी हो सकता है, या फिर लीगल अनजस्टिफाइड भी हो सकता है और इलीगल जस्टिफाइड भी हो सकता है, इसे एक्सप्लेन करें, तो उस चीज़ के लिए आपको ये फोटो बनाना होगा, आपको ये बताना होगा कि क्या जस्टिफाइड है, क्या अनजस्टिफाइड है, क्या इलीगल है, क्या लीगल है, और उसके बेस पर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। अब चलिए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट आर द प्रोविजंस व्हिच मेक्स एन स्ट्राइक इलीगल और लीगल। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे हम लोग सेक्शन 10 के 3 से चालू करेंगे। सेक्शन 10 के बारे में आपको बताना चाहूंगा, ये वो प्रोविजन है जहां पर कि अगर मान लीजिए कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है तो उस ट्रेड डिस्प्यूट के रिजोल्यूशन के लिए वो मैटर रेफर किया जाता है किसी बोर्ड को या किसी लेबर कोर्ट को या फिर किसी ट्राइब्यूनल को, ये मैटर रेफर किया जाता है। ये बात बताता है सेक्शन 10। और उसमें क्या होता है हम लोग चलते हैं, बात करते हैं सेक्शन 10 की, जिसमें हम लोग बात करेंगे सेक्शन 10(3), 10A एंड देन उसके बाद 22, 23 की बात करते हैं और देखते हैं कि आखिर किस कारण से कोई स्ट्राइक इलीगल हो जाता है। सेक्शन 10 टॉक्स अबाउट रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू बोर्ड, कोर्ट और ट्राइब्यूनल्स। यहाँ कोर्ट का मतलब है लेबर कोर्ट, कि किसी भी डिस्प्यूट को इनके पास रेफर किया जा सकता है बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या होता है इसका डेफिनेशन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 2A। तो इसमें यह कहता है कि यदि किसी भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रेफर किया गया है किसी बोर्ड को, और बोर्ड में हो सकता है दैट इज लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल को, इन सच कंडीशन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बाय नोटिस, अगर उस वक्त कोई भी स्ट्राइक चल रहा होगा, उस स्ट्राइक को रोकने के लिए कहेगी, उस स्ट्राइक को प्रोहिबिट करेगी। इसका मतलब जिस वक्त कोई भी डिस्प्यूट बोर्ड के पास ट्रांसफर हो गया, उसके बाद सेकेंड कंडीशन आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास कि वो एक नोटिस इशू करेगी, और जिस वक्त उसने नोटिस इशू किया तब से स्ट्राइक वहीं पर रोक दिया जाएगा। अगर स्ट्राइक कंटिन्यू रहता है तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा। नोटिस से पहले का स्ट्राइक जो होगा वो लीगल स्ट्राइक होगा, बट नोटिस के बाद का स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक माना जाएगा। अब देखते हैं इसमें सेक्शन 10 का 3 क्या कहता है। देखिए सेम चीज कहता है, वेयर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हैज बीन रेफर्ड टू अ बोर्ड दैट इज लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल और नेशनल ट्राइब्यूनल अंडर दिस एक्ट, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट may by order prohibit the continuance of any strike or lockout in connection with such dispute which may be in existence on the date of reference। तो लॉकआउट हो या फिर स्ट्राइक हो, दोनों का दोनों ही चीज उस वक्त प्रोहिबिट कर दिया जाएगा। और अगर
उस नोटिस के बावजूद लॉकआउट कंटिन्यू हो रहा है या स्ट्राइक कंटिन्यू हो रहा है, वो दोनों का दोनों इलीगल कहलाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई यहां से होता है इलीगल स्ट्राइक का। अगर आपको इलीगल स्ट्राइक शो करना है तो उसमें आपको यह दिखाना होगा कि नोटिस के बाद से कंटिन्यू स्ट्राइक चल रहा था तो वो इलीगल हो जाएगा, नोटिस से पहले तक स्ट्राइक लीगल है। हम लोग आते हैं सेक्शन 10A के 3 में। सेक्शन 10A कहता है दैट इज वॉलंटरी रेफरेंस ऑफ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन। अब ऐसा होता है कि वर्कमैन और एम्प्लॉयर दोनों के बीच में ये एग्रीमेंट होता है कि हम लोग रेफर जो है अपने मैटर को करेंगे एजुकेशन के लिए, और इसके लिए आर्बिट्रेशन के पास भेजा जाता है। आर्बिट्रेशन भी जो है 3 जगह हो सकता है, दैट इज लेबर कोर्ट में, ट्राइब्यूनल में या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल में हो सकता है। अब उस कंडीशन में ये कहता है कि जैसे ही मैटर रेफर किया जाता है, बिकॉज दोनों के बीच में अग्रीमेंट हुआ होता है, तो उस अग्रीमेंट को देखते हुए जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो नोटिस इशू करेगी, और उस वक्त से ही अगर स्ट्राइक चल रहा है तो स्ट्राइक स्टॉप कर दिया जाएगा, अगर लॉकआउट चल रहा है तो वो भी प्रोहिबिट किया जाएगा। अगर ये दोनों में से कोई भी चीज़ कंटिन्यू अगर होता है तो वो इलीगल होगा। तो ये बात कहता है सेक्शन 10A का 3A एंड 4A आपको इसके बारे में बात कहता है। अब चलते हैं हम लोग सेक्शन 22 पे, जहां पर प्रोहिबिशन ऑफ स्ट्राइक एंड लॉकआउट है, दैट इज फॉर स्पेशल ग्राउंड एंड स्पेशल सेक्टर, और वो भी आपका है पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए। सेक्शन 22 के प्रोविजन को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दे सकते हैं, और वैसे भी ये प्रोविजन पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए है। फर्स्ट प्रोविजन आपको जो है स्ट्राइक के लिए, सेकेंड लॉकआउट के लिए एंड थर्ड दोनों के लिए। अब स्ट्राइक के लिए इसमें प्रोविजन जो है दैट इज सबसेक्शन 1 एंड 4 में बात किया गया है स्ट्राइक के बारे में, जबकि लॉकआउट के बारे में सेम चीज जो स्ट्राइक के बारे में बात किया गया है दैट इज अंडर सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5, और इन दोनों के बारे में जो बात की गई है दैट इज अंडर सबसेक्शन 3 एंड 6। तो पहले देखते हैं स्ट्राइक के बारे में क्या बात किया गया है। तो पहले ये कहता है कि कोई भी पर्सन जो पीएसयू में काम कर रहा है वो स्ट्राइक में नहीं जाएगा अनटिल अनलेस उसके लिए आपको कंडीशन दिया हुआ है। फर्स्ट कंडीशन आपका ये है कि अगर वो लोग स्ट्राइक में जाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रायर नोटिस देना होगा 6 वीक्स पहले। इससे पहले नहीं दे सकते हैं, मतलब 7 वीक पहले नहीं दे सकते हैं, 8 वीक पहले नहीं दे सकते हैं। जो ये टाइम लिमिटेशन है दैट इज ऑफ 6 वीक, बट ये किसी भी कंडीशन में 14 डेज से कम नहीं होना चाहिए, मतलब 6 वीक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोटिस का, और 14 डेज से कम नहीं होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि 6 वीक का मतलब हो गया 42 डेज। अगर आप 45 डेज पहले नोटिस दे रहे हैं और तब आप स्ट्राइक पे जाते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा, बिकॉज एज पर द प्रोविजन जो मैक्सिमम टाइम जो है दैट इज ऑफ 6 वीक, उससे अगर 1 दिन भी ज़्यादा होता है, 2 दिन भी ज़्यादा होता है, और वो आपका इलीगल स्ट्राइक होगा। अगर 14 डेज से 1 दिन भी कम होता है, इट मीन्स कि आपने जब नोटिस दिया है उसके बाद स्ट्राइक जो आप करने वाले हैं उसमें गैप कम से कम 14 डेज का होना चाहिए। अगर उससे कम होता है तो वो स्ट्राइक इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा। तो यहाँ है कि मैक्सिमम 6 वीक एंड मिनिमम 14 डेज। इसका मतलब क्या हो गया आपको समझ में आ चुका होगा। सेकेंड आपको ये कहता है कि ये जो नोटिस दिया जाएगा वो आपको एम्प्लॉयर्स को दिया जाएगा। उसके बाद कहता है कि यदि अगर मान लीजिए आप लोग का कंसिलिएशन पेंडिंग में पड़ा हुआ है दैट इज अंडर सेक्शन 10, चाहे वो ए हो या सेक्शन 10 का 3 हो, अगर पेंडिंग में पड़ा हुआ है तो इन बिटवीन आप स्ट्राइक नहीं करेंगे। प्लस अब अगर मान लीजिए जब कंसिलिएशन प्रोसेस समाप्त होता है उसके बाद वहां से ऑर्डर आ गया है तो उस ऑर्डर के आने के 7 दिन के बाद ही आप स्ट्राइक इन्वोक कर सकते हैं, उससे पहले आप नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा। इसका मतलब हो गया कि इलीगल स्ट्राइक के लिए क्या क्या कंडीशन इसमें हो गया। फर्स्ट, अगर आप नोटिस सर्व नहीं करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा। सेकेंड, अगर 6 वीक से पहले आपने दे दिया था नोटिस तो वो नोटिस इनवैलिड होगा और वो इलीगल स्ट्राइक होगा। देन अगर आपने 14 डेज का मिनिमम टाइम नहीं दिया है स्ट्राइक होने और नोटिस के बीच में तो वो इलीगल स्ट्राइक होगा। थर्ड, यदि आपका सूट पेंडिंग में है, कंसिलेशन प्रोसेस जो है कंटिन्यू है, उस बीच में आप अगर स्ट्राइक करते हैं तो वो इलीगल होगा, बिकॉज जब कंसिलेशन प्रोसेस कंटिन्यूएशन में है उससे पहले जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने है उसने प्रोहिबिट कर दिया था, और जिस वक्त प्रोहिबिट कर दिया गया है अंडर सेक्शन 10, अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाता है। एंड द फोर्थ वन इज, अब मान लीजिए कंसिलेशन प्रोसेस का रिजल्ट आ चुका है और 7 डेज का आपने इंतजार नहीं किया, इन बिटवीन अगर आपने स्ट्राइक कर दिया तो वो इलीगल स्ट्राइक हो जाएगा।
तो ये आपका कंप्लीट होता है सब सेक्शन 1। द सेम वे लॉकआउट के लिए होता है कि लॉकआउट के लिए कोई भी एम्प्लॉयर अगर चाहे तो लॉकआउट नहीं कर सकता है, लॉकआउट करने से पहले उसे नोटिस देना पड़ेगा। उनके लिए भी सेम प्रोविज़न है कि ये नोटिस जो है वो 6 वीक पहले, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है कि आप 6 वीक पहले दे सकते हैं, उसके पहले आप नहीं दे सकते हैं, और मिनिमम टाइम पीरियड जो होगा दैट इज ऑफ 14 डेज। इसमें भी वो है कि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ कंसिलेशन प्रोसेस एम्प्लॉयर लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, अगर वो करते हैं तो वो इलीगल लॉकआउट होगा। और जिस वक्त कंसिलेशन प्रोसेस समाप्त हो जाता है उसके रिजल्ट आने के विद इन 7 डेज अगर एम्प्लॉयर ने लॉकआउट कर दिया तो वो लॉकआउट इनवैलिड होगा, इलीगल होगा। अगर वो लॉकआउट करना चाहे तो आफ्टर 7 डेज ऑफ द रिजल्ट जो कि आया हुआ है उस प्रोसीडिंग से, उसके बाद ही कर सकते हैं। आई थिंक ये दोनों प्रोविजन आपका क्लियर हो चुका होगा। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट के लिए। अब सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 22 कहता है यदि मान लीजिए कोई स्ट्राइक कंटिन्यू है या लॉकआउट कंटिन्यू है, उस कंडीशन में नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो एम्प्लॉयर है ये उसकी ड्यूटी है कि वो इसका इंटीमेशन देगा कि स्ट्राइक या लॉकआउट कंटिन्यू चल रहा है, और ये देगा उस पर्टिकुलर अथॉरिटी को विच इज स्पेसिफाइड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, और वो बताएगा कि किस एरिया में लॉकआउट चल रहा है या किस एरिया में स्ट्राइक चल रहा है। चलिए कोई प्रोविजंस हम लोग देखते हैं अब तक जो हम लोगों ने 1, 2, 3 किया है। सेक्शन 23 जनरल रूल है और बहुत ही सिंपल है। ये आपको ये कहता है कि यदि अगर मान लीजिए कोई आर्बिट्रेशन प्रोसेस या प्रोसीडिंग या सेटलमेंट ये अगर प्रोसेस में है तो उस ड्यूरेशन में ना तो लॉकआउट होगा और ना ही स्ट्राइक होगा, इन दोनों में से कुछ भी नहीं होगा अगर ये कंटिन्यूएशन में है और प्रोसेस में है। अब सपोज आर्बिट्रेशन का अवार्ड आ जाता है तो उसके 7 डेज के बाद ही आप स्ट्राइक या लॉकआउट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते। अगर करते हैं तो वो इलीगल हो जाएगा। यदि प्रोसीडिंग हो रहा है दैट इज बिफोर लेबर कोर्ट या फिर ट्राइब्यूनल या नेशनल ट्राइब्यूनल के पास अगर प्रोसीडिंग चल रहा है तो इन बिटवीन आप नहीं कर सकते हैं, ना ही लॉकआउट और ना ही स्ट्राइक। और जब प्रोसीडिंग समाप्त हो जाता है, अवार्ड दे दिया जाता है, तो उसके 2 मंथ्स के बाद ही आप कर सकते हैं। ये टाइम है यहाँ का 2 मंथ्स का। जिस वक्त सेटलमेंट ऑफ अवार्ड आपको चल रहा होगा उस बीच में आप स्ट्राइक और लॉकआउट नहीं कर सकते हैं, अगर करते हैं तो वो इलीगल होगा। इसी बात को कहता है 23। 24 बहुत ही सिंपल है। जब जो चीज़ें जो ये कहता है कि अब तक आपने जो भी पढ़ा है वो सारा का सारा इलीगल स्ट्राइक में आ जाता है। सब सेक्शन 2 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई स्ट्राइक या लॉकआउट चल रहा है और वो मैटर बोर्ड के पास फॉरवर्ड किया गया है, बोर्ड का मतलब हो गया लेबर कोर्ट, ट्राइब्यूनल या फिर नेशनल ट्राइब्यूनल, इनके पास अगर फॉरवर्ड किया गया है और अंडर सेक्शन 10 अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऑर्डर इशू नहीं हुआ है, तब अगर ये स्ट्राइक कंटिन्यूड है तो ये इलीगल स्ट्राइक नहीं होगा। या फिर लॉकआउट अगर कंटिन्यूड है तो वो लॉकआउट इलीगल नहीं होगा, बिकॉज अभी तक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से कोई भी ऑर्डर नहीं आया है। उसके बाद सब सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी लॉकआउट अगर इन कंसिक्वेंसेस ऑफ इलीगल स्ट्राइक अगर होता है तो वो लॉकआउट इलीगल नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर एक पार्टी इलीगल कर रहा है तो दूसरे पार्टी का चीज सही साबित हो जाता है। इसमें सेक्शन 25 बहुत ही सिंपल है। वो ये कहता है कहता है नो पर्सन शैल मतलब मैंडेटरी कंडीशन knowingly expend or apply any money in direct furtherance of support of any illegal strike और lockout, दोनों में से किसी के लिए फिनेंशियल एड आप नहीं दे सकते हैं। अगर देते हैं तो इसके लिए सजा का प्रावधान है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। सेक्शन 26 से सेक्शन 28 तक सिर्फ सजा की ही बात करता है। सेक्शन 26 कहता है पेनल्टी फॉर इलीगल स्ट्राइक एंड लॉकआउट्स। यदि आप इलीगल स्ट्राइक करते हैं या लॉकआउट करते हैं उस कंडीशन में आपके लिए क्या पेनल्टी होगा। तो इसमें यह कहता है कि अगर आप इलीगल स्ट्राइक करते हैं तो उसमें जो इम्प्रिजमेंट हो सकता है दैट इज़ फॉर एक्सटेंड टू 1 मंथ, और फाइन जो हो सकता है दैट इज़ 50 रुपीज़, या दोनों आपका हो सकता है। यदि आप इलीगल लॉकआउट करते हैं तो उस कंडीशन में 1 मंथ का पनिशमेंट हो सकता है और फाइन 1000 रुपीज़ हो सकता है, बिकॉज ये एम्प्लॉयर है और ये एम्प्लॉई है। एम्प्लॉय बेचारा गरीब होता है, एम्प्लॉयर अमीर होता है, जिसकी वजह से इस तरह का प्रावधान है। अब सेक्शन 27 कहता है पेनल्टी फॉर इंस्टिगेशन, और इंस्टिगेट करता है इस इलीगल
स्ट्राइक या लॉकआउट को तो उस पर्सन के लिए इम्प्रिजमेंट 6 मंथ का है और फाइन 1000 रुपीज़ है। अगर फिनेंशियली ऐड करता है किसी भी इलीगल स्ट्राइक या लॉकआउट को, उस कंडीशन में भी सेम सजा का प्रावधान है, दैट इज फॉर 1 मंथ, दैट इज इम्प्रिजमेंट फॉर 6 मंथ एंड फाइन फॉर 1000 रुपीज़। ये दोनों एक साथ आपका हो सकता है। ये पूरा का पूरा था स्ट्राइक का। तो आई थिंक आपके समझ में सारी बात आ गई होगी कि स्ट्राइक क्या होता है, कितने तरह का होता है, स्ट्राइक इलीगल क्या होता है, लीगल क्या होता है। कि इलीगल में आपने देख लिया कि सेक्शन 10, सेक्शन 22, सेक्शन 23 और 10 में भी आपका सेक्शन 10 का 3 एंड सेक्शन 10A का 4A वो आपका मैटर करता है। सेक्शन 22, सेक्शन 23 ये मैटर करता है। इस कंडीशन में स्ट्राइक इलीगल होता है, जबकि लीगल स्ट्राइक कहीं भी इसमें डिफाइन नहीं किया गया है। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो आपका स्ट्राइक लीगल है। अब जस्टिफाइड अनजस्टिफाइड के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी लेंथ एंड ब्रेथ में चर्चा किया था। तो इस प्रकार से हमारा स्ट्राइक का ये पूरा का पूरा टॉपिक समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर करें। थैंक यू।